सादर प्रणाम आप सभी को। शुभ संध्या। हम सब आज उपस्थित हैं आपके सामने एक और विशेष कार्यक्रम लेकर के युगानुगुण मीडिया का। आज हम सब युगानुगुण मीडिया के पटल पर वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 2022 मना रहे हैं और इस दिन भारत के उन सारे वैज्ञानिकों को याद कर रहे हैं और आभार प्रकट कर रहे हैं जिन्होंने देश के विकास और प्रगति के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। हमारा सौभाग्य है कि आज ऐसे ही एक साइंटिस्ट हमारे बीच उपस्थित हैं और मैं उनको अपने साथ स्क्रीन में लेने वाली हूं। आप लोगों के बीच में वो आ चुके हैं हमारे बीच में, हमारे स्पेशल गेस्ट श्री रवि ग्रोवर जी, और मैं उनको आमंत्रित कर रही हूं। नमस्कार। नमस्कार। रवि बी ग्रोवर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका एक संक्षिप्त परिचय देकर के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। श्री रवि ग्रोवर जी इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट के फाउंडिंग वाइस चांसलर और फर्स्ट डायरेक्टर हैं, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मेंबर हैं, बोर्ड ऑफ रिसर्च एंड न्यूक्लियर साइंसेस के चेयरमैन हैं। साइंस में अपनी उत्कृष्ट और विशिष्ट सेवाओं के लिए वर्ष 2014 में भारत के सर्वोच्च सम्मानों में से एक पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हैं और आज हमारे लिए सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि वो आज युगानुगुण मीडिया में उपस्थित हैं ताकि हम लोग कुछ जान सकें उनके कार्यों के बारे में और उनकी उपलब्धियों के बारे में। रवि ग्रोवर जी ने 1970 में दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएट होने के तुरंत बाद भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र प्रशिक्षण स्कूल में शामिल हो गए। ट्रेनिंग स्कूल में उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा। ट्रेनिंग स्कूल की शुरुआत डॉक्टर होमी भाभा ने 1957 में की थी और 2007 में 50 साल पूरे होने पर सभी बैच के टॉपर्स को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने गोल्ड मेडल से सम्मानित किया था। यहाँ उन्हें प्रधानमंत्री से स्वर्ण पदक जो मिला था उसकी मैं एक पिक्चर आप सबको शो करना चाहती हूँ। ये आप देख पा रहे हैं कि रवि ग्रोवर जी को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये गोल्ड मेडल दिया था और ये उनसे ले रहे हैं। 1971 में ट्रेनिंग स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद इन्होंने एक न्यूक्लियर इंजीनियर के रूप में काम करना शुरू किया और हीट ट्रांसफर और एंड फ्लूइड फ्लो में स्पेशलाइजेशन प्राप्त की। अपने शोध और विकास कार्यों के लिए उन्हें 1999 में इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग की फेलोशिप के लिए भी चुना गया था। यहाँ वो एकेडमी के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर अनिल काकोडकर से इंडक्शन सेरेमनी के दौरान फेलोशिप लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए ये, और ये प्रतिष्ठित एकेडमी है और इसके फेलो के रूप में लगभग 1000 विशिष्ट इंजीनियर हैं। तो ये मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी। आइए अब हम इनसे अनुरोध करते हैं कि 1971 से 1999 तक उनके द्वारा किए गए शोध के बारे में सरल भाषा में रवि ग्रोवर जी अगर आप कुछ विवरण कर सकते हैं तो विवरण प्रदान करें, थोड़ी डिटेल्स से, ताकि सब लोगों को थोड़ा समझ में आए कि आपके रिसर्च के बारे में। जी धन्यवाद निवेदिता जी। यस, ये जो था पूरा सफ़र जो तय किया, पूरी यात्रा जो स्कूल से दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और उसके बाद ट्रेनिंग स्कूल बीआरसी में, इसका सबसे पहले तो एक हमारे घर में जो माहौल था उसमें पढ़ाई लिखाई की बहुत ज़्यादा अहमियत रहती थी। मेरे जो पिताजी थे वो एक स्कूल के प्रिंसिपल थे, तो हमेशा उन्होंने पढ़ाई लिखाई पे ही जोर दिया सब भाई बहनों के लिए। तो उसकी वजह से मैं
ट्रेनिंग स्कूल तक आ पाया और ट्रेनिंग स्कूल में आते ही एक मुझे ये सौभाग्य मिला भाभा अनुसंधान केंद्र में काम करने का, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में काम करने का, जहाँ पर एकेडमिक्स की बहुत ही अहमियत रही पूरे कैरियर में। तो जैसा आपने बताया कि मैंने हीट ट्रांसफ़र और फ्लूइड फ्लो पे काम किया। अभी ये जो सब्जेक्ट है, जो विषय हैं, इनकी कई हीट ट्रांसफ़र के फ्लो की बहुत ही अहमियत है। और मैंने जिस विषय पे शोध किया उसमें सबसे महत्वपूर्ण था बॉइलिंग हीट ट्रांसफ़र। जब पानी बॉयल होता है तो कैसे हीट जो है वो फ्लो करती है उस जो भी ऊष्मा का स्रोत है उससे पानी के अंदर। तो एक बहुत ही, अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो जैसे आप कोई पानी का बर्तन गैस पे रखें तो पानी गर्म होता है, उससे पहले सबसे पहले आपको नज़र आते हैं कि सतह के ऊपर छोटे छोटे बुलबुले बनते हैं। फिर जैसे जैसे वो गर्म होते हैं बुलबुले बड़े होते हैं और बड़े होने के बाद वो ऊपर की तरफ उठते हैं। तो पहले पहले आपको नजर आएगा कि बुलबुले धीरे धीरे उठ रहे हैं, फिर वो एकदम उठने लग जाते हैं। तो ये एक पानी बर्तन के अंदर खड़ा होता है और उससे बुलबुले उठते हैं। लेकिन जब पानी किसी पाइप में जा रहा हो तो पाइप के बाहर से अगर गर्मी दें तो उसमें भी इसी तरह के बुलबुले बनते हैं, लेकिन बुलबुले आगे चलते जाते हैं। तो इस विषय के ऊपर ये विषय जो है न्यूक्लियर रिएक्टर डिज़ाइन में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत रहती है कि जो भी ऊर्जा एक रिएक्टर के अंदर पैदा हो रही है उसको पानी जो है लेके आगे चला जाए और जो ईंधन है, नाभिकीय ईंधन है, उसका तापमान जो है कभी भी ऊपर नहीं जाए। इस विषय के ऊपर पूरी शोध की और इसकी वजह से इसी विषय को लेकर उन्हीं दिनों में मैंने, दिस वाज 70s की बात कर रहा हूँ मैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में मैंने पीएचडी भी ज्वाइन की। तो साथ साथ में यही काम के ऊपर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है वो भारत का सबसे महत्वपूर्ण रिसर्च यूनिवर्सिटी है। हर रैंकिंग में हमेशा अव्वल नंबर पे भारत में वही रहती है, बाकी सब उससे पीछे रहते हैं। वहाँ से मैंने पीएचडी भी हासिल की और साथ साथ में भाभा परमाणु केंद्र का जो दूसरा काम था रिएक्टर डिज़ाइन का, रिसर्च रिएक्टर डिज़ाइन का, साथ में वो भी किया। तो इसी सारा जो मेरा रिसर्च और डेवलपमेंट का काम था वो हीट ट्रांसफ़र, फ्लूइड फ्लो के ही इर्द गिर्द रहता था। अभी मैं यहाँ पर एक दर्शकों को एक और बात बताना चाहूँगा कि हीट ट्रांसफ़र का मुद्दा जो है सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्टर में ही महत्वपूर्ण नहीं है, ये और भी कई तरीके से महत्वपूर्ण है। जैसे आजकल हम सुनते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का प्रचलन बढ़ता जा रहा है और कई बार जो इलेक्ट्रिकल बैटरीज हैं उनको आग लग जाती है। वो क्यों लगती है? क्योंकि जो जब बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं तो बैटरी गर्म होती है। जब भी आप किसी मोबाइल को भी चार्ज करते हैं तो मोबाइल गर्म हो जाता है। अगर वहाँ पर हीट ट्रांसफ़र का डिज़ाइन ठीक नहीं है तो मोबाइल बहुत गर्म हो सकता है। तो हीट मैनेजमेंट जो है एक इलेक्ट्रिकल बैटरी के लिए, जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जाती हैं, वो बहुत ही महत्व रहता है उसका। अगर हीट मैनेजमेंट डिज़ाइन गलत है, नहीं हो रहा है, तो बैटरी को आग लग जाती है। ऐसे कई इंसिडेंट्स आपको सुनने में मिले होंगे। कोई शोरूम में खड़ा खड़ा गाड़ी जो है वो जल गई। तो ये हीट मैनेजमेंट सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ही नहीं, ये बहुत इंडस्ट्रियल डिवाइसेस के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। तो मेरा स्पेशलाइजेशन जो है वो इसमें रहा और साथ ही में मैं भाभा प्रशिक्षण केंद्र से भी जुड़ा रहा एज ए टीचर, उनकी सिलेक्शन कमेटी में टू सिलेक्शन न्यू इंजीनियर्स इन माय डिसिप्लिन। तो
उसके साथ साथ मेरा बहुत आगे तक चलता था। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने जो भी शोध कार्य किया वो उन मुद्दों पे किया जिसका भाभा परमाणु केंद्र को, जिसके रिजल्ट की उसी समय जरूरत थी, जिनके वो मुद्दे जो नेशनल डेवलपमेंट में जो कार्यक्रम अपने देश में हुए हैं उनके लिए जरूरी थे, उसके हिसाब से ही अपने सारे मुद्दे चुने। और अगर मुझे कुछ मैंने अपने आप चुने, कुछ मुझे मैनेजमेंट की तरफ से मिले कि इस पे काम करना है। तो इसलिए मैं जो भी अगर विद्यार्थी लोग कुछ देख रहे हैं जो कि रिसर्च में जिनकी रुचि है, जब भी कोई अपना विषय चुने रिसर्च के लिए, ये देखें कि उसकी नेशनल प्रोग्राम्स में क्या अहमियत है। नेशनल प्रोग्राम्स के लिए, नेशनल डेवलपमेंट के लिए उनका मतलब तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई ऐसे ही प्रॉब्लम आप चुन लेते हैं जिसका किसी भी नेशनल प्रोग्राम से कोई भी तालमेल नहीं है, तो आपकी रिसर्च का देश को कोई फायदा नहीं होगा। इस बात का प्रॉब्लम चयन करना जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह का चलता रहा रिसर्च, और फिर 90s के एंड में आके 96, 97 में धीरे धीरे मुझे सीनियर जैसे ऑर्गेनाइजेशन में हो गया, तो आई हैड टू मूव टू मैनेजमेंट फंक्शंस। तो दिस वाज द टेक्निकल पार्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट देयर। दो बाद में भी मैं काफ़ी टेक्निकल काम अलग से करता रहा, बट पहले साथ कुछ कई साल तक, पहले कोई 28-29 साल तक सिर्फ टेक्निकल काम ही करता। बहुत बहुत ही अच्छी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशंस आपने दी हैं, और सब लोग काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सब निवेदिता श्रीवास्तव जी हैं हमारी मेंबर, कह रही है ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। नीलम प्रभा देवपन जी कह रही हैं। बहुत सारे कमेंट्स आते जा रहे हैं हमारे पास। तो जैसे कि आपने कहा कि आपने फिर मैनेजमेंट में आप चले गए, तो मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे, अगर आप बता सकेंगे तो। मैनेजमेंट के फंक्शंस में एक कई ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। जो भी तकनीक जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में जिनके बारे में कार्यक्रम हो रहा था, जो जो नई नई चीज़ों का विकास किया जा रहा था, उनका कई बार ऐसा होता है कि एक तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में उसका एप्लीकेशन रहती है, उसकी एप्लीकेशन बाहर भी सोसाइटी के लिए, दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए भी रहती है। तो किस तरीके से हम देश की इंडस्ट्रीज को, देश के बाकी लोगों को उसका फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो मुझे मौका मिला, सौभाग्य मिला टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का इंचार्ज रहने का, जिसकी वजह से सारे जो क्या प्रोसीजर्स हैं गवर्नमेंट में, सबसे पहले प्रोसीजर्स बनाने पड़ते हैं, वो सब जो है मैंने उनका प्रोसीजर्स बनाए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, साथ में ट्रेनिंग भी थी, मेरे चार्ज में आ गया था। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के आने वाली पीढ़ी को किस तरीके से हम न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में काम करने के लिए प्रशिक्षित करें। साथ में एनर्जी स्टडीज एक दूसरा इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। एनर्जी जो है देश में बहुत उसकी अहमियत रहती है, उसके ऊपर भी मैंने साथ में अनुसंधान करता रहा। पहले तक का बॉइलिंग हीट ट्रांसफर, फ्लूइड फ्लो था, अब एक एनर्जी स्टडीज का जो मुद्दा है वो भी जुड़ गया। इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी मेरे साथ जुड़ गए, जिसमें बहुत दूसरे देशों के साथ कैसे संबंध बढ़ाने हैं, कैसे क्या क्या किन किन विषयों पे हमें उनके साथ कोलैबोरेट करना है, ताकि हम जो उनसे भी कुछ सीख सके, उनको भी कुछ सिखा सके। इस तरीके से कोलैबोरेशन भी आगे बढ़ाई। तो उन सब मैनेजमेंट फंक्शन पे मैं काम करता रहा। बहुत अच्छा। एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ मैं सबको। 2 तस्वीरें हैं। ये वैज्ञानिक ये 2 तस्वीरें हैं जो कि फ्रांस के। हाँ, आप बताइए, आप बता पाएंगे। ये है जो लेफ्ट साइड पे जो तस्वीर है, इसमें हम एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं फ्रांस के साथ कोऑपरेशन के लिए। तो फ्रेंच काउंटर पार्ट जो है वो साइन कर रहे हैं और मैं साइन कर रहा हूँ। उसके बाद में जो राइट साइड पे पिक्चर है, उसमें सब लोग, जो इंडियन डेलीगेशन था और जो फ्रेंच डेलीगेशन था, सब लोग जो हैं
वो इकट्ठे खड़े होके फोटोग्राफ ले रहे हैं। सो दिस वाज आई थिंक मे बी 2003 2002 या 2003 की होगी, मुझे अभी पूरा याद नहीं है कब की है ये पिक्चर्स, उस समय की ये बात है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। एक ये पिक्चर भी है, इसके भी बारे में। ये 2011 की पिक्चर है। जी। इसमें एक डेलीगेशन, मैं डेलीगेशन का हेड बन के मैं यूएसए गया था। तो वहाँ पर ये ओक रिज नेशनल लैब में मीटिंग हुई थी। तो मीटिंग के बाद में इंडियन डेलीगेशन में सारे कई लोग आपको नज़र आ रहे होंगे, इंडियंस हैं इसमें। इंडियन डेलीगेशन एंड यूएस डेलीगेशन सब ने इकट्ठे पिक्चर खींची थी ये। तो वहाँ भी सब तकनीकी मुद्दे डिस्कस हुए, एग्रीमेंट साइन हुए। तो जस्ट ये एक रिप्रेजेंट करती है कि किस तरीके से सब कुछ ये आगे बढ़ता है। बहुत अच्छा। आज इन पिक्चर्स को जो आपने हमारे साथ शेयर किया, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है हम भी आपकी उपलब्धियों का एक पार्ट बन गए हैं और बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग डिस्कशन में। हम लोग एनर्जी स्टडीज के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, हम और हमारे श्रोता। एनर्जी स्टडीज जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आजकल तो उसका महत्व और भी बढ़ गया है कि अभी तक हम लोग कोयला और पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, यही मेन ईंधन थे एनर्जी के लिए। क्योंकि लेकिन इसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जा रही है, उससे टेम्परेचर जो है, तापमान जो है बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, और गर्मी बढ़ने की वजह से मौसम तब्दील हो रहा है। क्लाइमेट चेंज जो है बहुत ही बड़ा एक मुद्दा बन चुका है। तो अभी हमें इस तरीके से एनर्जी हमें चाहिए। एनर्जी का मतलब यही नहीं है कि एक तो हम घर में बिजली का प्रयोग करते हैं, लेकिन बिजली का प्रयोग जो है वो अपने देश में जितनी एनर्जी प्रयोग होती है, जितनी ऊर्जा प्रयोग होती है, उसका सिर्फ 20% है। बाकी 80% जो है वो इंडस्ट्री में होता है। एग्रीकल्चर में एनर्जी यूज होती है। एग्रीकल्चर में जब पंप सेट चलते हैं सिंचाई के लिए, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। तो डोमेस्टिक यूज है, इंडस्ट्रियल यूज है, फिर ट्रांसपोर्ट के लिए भी एनर्जी का प्रयोग होता है। तो इस तरीके से एनर्जी के कई विभिन्न प्रकार के हैं। जो घर में हम यूज करते हैं वो सिर्फ टोटल एनर्जी का 20% है। तो इस सारे जो स्रोत हैं उनके लिए हमें इस तरीके से देखना है कि एनर्जी जो है, जो हम ऐसे माध्यम यूज करें, ऐसे तकनीक यूज करें जिससे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकले। ताकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगी तभी जो है हम क्लाइमेट चेंज को इशू को टैकल कर सकते हैं। तो कौन से ऐसे एनर्जी के सोर्सेज हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है? वो है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। ये 4 ऐसे एनर्जी के स्रोत हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड जिनसे नहीं निकलती है। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अगले कुछ दशकों में हमें धीरे धीरे कोयले का प्रयोग कम करना पड़ेगा, और इन 4 स्रोतों का, जिनमें से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है, आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके ऊपर उन दिनों में मैंने एक रिपोर्ट भी लिखी, सबसे पहले रिपोर्ट लिखी। उस रिपोर्ट की में कई ऐसे जो मुद्दे हैं उनको उजागर किया। उस रिपोर्ट को अगर आप अगला पिक्चर पे चलें, तो वो रिपोर्ट जो है, ये प्राइम मिनिस्टर जो है, हमारा एटॉमिक एनर्जी का एक रिसर्च सेंटर कलपक्कम में है जो चेन्नई के पास में है। तो उन्होंने 23 अक्टूबर 2004 को इस रिपोर्ट को रिलीज किया। इस रिपोर्ट का काफ़ी उन दोनों में चर्चा रही, एंड सबने इसको अप्रिशिएट किया कि यस, दिस इज बहुत ही हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और लेकिन जो 2004 में इम्पोर्टेंस थी, उससे ज़्यादा कभी अभी इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ये रिपोर्ट कितनी महत्वपूर्ण थी? कुछ तो आपने बता ही दिया, कुछ और अगर इसके बारे में शेयर करना चाहें तो। ये रिपोर्ट इतनी महत्वपूर्ण रही कि इस रिपोर्ट को, जब भी कोई रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को रिलीज करनी होती है, उसको पढ़ा जाता है।
जब दिल्ली में पढ़ा गया तो उसके आधार के ऊपर ये तय किया गया कि इस टॉपिक को बहुत बड़े ग्रुप को स्टडी करना चाहिए। तो उन दिनों डॉक्टर किरीट पारिक थे मेंबर एनर्जी प्लानिंग कमीशन में। उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई इंटेग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी को ड्राफ्ट करने के लिए, वो रिपोर्ट बनाई गई। तो वो रिपोर्ट जो है, तो इस रिपोर्ट के बाद में फिर एक नेशनल लेवल पे एफर्ट किया गया कि कैसे इस टॉपिक को इम्पोर्टेंट है। तो इसकी इम्पोर्टेंस जब ये फैक्ट के एक प्राइम मिनिस्टर ने ये जरूरी समझा कि एक बड़ी कमेटी बनानी चाहिए आगे, उससे इस रिपोर्ट का महत्व जाहिर होता है। और मैं अभी भी इस विषय के ऊपर काम करता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ इसकी, क्योंकि ये हमारे जो एनर्जी के लिए देश में क्या पॉलिसीज होनी चाहिए उससे जुड़ा हुआ है ये, तो उसके ऊपर काम मेरा चलता रहता है। बहुत अच्छा। और इस कार्यक्रम से पहले कुछ हमारी बात हो रही थी, तब हम आपसे कुछ डिस्कशन हो रहा था, तो आपने बताया था कि जब ये रिपोर्ट जारी की थी प्रधानमंत्री जी ने, तब आप उसमें शामिल नहीं हो पाए थे समारोह में, तो इसके बारे में कुछ जानकारी दे पाएंगे क्या? हाँ, वो ये था कि उन दिनों में एक मैं वियना में था, उस पूरे एक सप्ताह के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की कुछ मीटिंग्स चल रही थी, वो अटेंड कर रहा था। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, वो पूरे ग्लोब में किस तरीके से अलग अलग देशों का आपस में कोऑपरेशन होना चाहिए न्यूक्लियर के फील्ड में, उस पर काम करते हैं। तो उनके डायरेक्टर जनरल ने एक ग्रुप बनाया था एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देखने के लिए, जिसमें कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ डिप्लोमेट्स थे, कुछ न्यूक्लियर लॉ के एक्सपर्ट्स थे। तो मैं उसकी मीटिंग अटेंड कर रहा था। तो उस की 4 मीटिंग हुई 2004-2005 में, एक एक हफ्ते की। तो वहाँ पर उस ग्रुप में रह के मुझे न्यूक्लियर लॉ को सीखने को मिला। मैंने एज ए साइंटिस्ट मैंने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया और बाकी लोगों से कुछ सीखने को मिला। तो न्यूक्लियर लॉ की जो एक्सपर्टीज मुझे मिली, वो मुझे बाद में बहुत काम में आई, जो मुझे बाद में एक असाइनमेंट मिली जिसमें हम आगे बात करेंगे। तो उस एक एक सप्ताह की 4 मीटिंग्स का मतलब 1 महीना भर मैं न्यूक्लियर लॉ में डूबा रहा। तो पूरी एक्सपर्टीज जो उससे मिल गई, उसका मुझे बाद में बहुत फायदा हुआ। तो उस मीटिंग के लिए जाना मेरे लिए बहुत अहम उसकी अहमियत थी। तो मैं वो एक प्राइम मिनिस्टर रिलीज करे रिपोर्ट, वहाँ मैं ना रहूँ जो मेन ऑथर है, तो बड़ा अजीब लगता है। लेकिन वो जो जहाँ मैं गया, वो भी उसकी अहमियत उससे भी ज्यादा। मतलब यू आर सो इम्पोर्टेंट कि सब जगहों पे आपके इतनी इम्पोर्टेंट चीजें हो रही थी कि आपको चूज करना पड़ा कि कौन सी चीज में जाना। बहुत आई थिंक अगली पिक्चर में वो मेरे ख्याल से रिपोर्ट है हमारे पास, हाँ, कवर पेज है हमारे पास। कवर जी। ये रिपोर्ट इशू की गई। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत टेक्निकल हो जाएगा एक, बट ये था कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी, इस पे काम चल रहा था, तो मुझे इधर उधर वहां जाना जरूरी हो गया। जी, तो इसको आगे बढ़ाते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बारे में अगर थोड़ा डिटेल्स में अगर बता सकते हैं हमारे श्रोताओं को। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर तो सबसे पहले होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, उसमें मेरा काफ़ी योगदान रहा। और जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन में पहले तो सिर्फ बाइलेटरल लेवल पे, मतलब 2 देशों के साथ आपस में एग्रीमेंट हो रहे थे। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम शुरू किया। भारत की इंटरनेशनल न्यूक्लियर ट्रेड में एक यूनिक स्थिति है। वो ये है कि हमने एनपीटी जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उस पर साइन नहीं किया है, लेकिन हमारे पास न्यूक्लियर वेपन बनाने की पूरा तकनीक है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो उसकी वजह से ये एक कोऑपरेशन ज़रूरी होगी। लेकिन जो डायलॉग हमने शुरू किया जिसमें
मेरी भूमिका काफ़ी रही। उसके अंडर से उस पे बहुत काम किया। उसमें उसका नतीजा उस सारे काम का ये हुआ, सबसे पहले तो एक उन दिनों में डायलॉग चल रहा था 6 अलग-अलग देशों में, एक इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर बनाने के लिए, जो कि फ्रांस में बन रहा है अब। उस समय अभी डायलॉग ही चल रहा था, 2005 की बात है ये। तो वो उस समय जो 6 लोग देश थे, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, रशिया। तो सबसे पहले ये किया गया कि भारत को भी उसमें एज ए इक्वल साइंटिफिक पार्टनर पार्ट दिया गया। तो उसमें जो है उसका जो एग्रीमेंट था उसके लिए भी, नेगोशिएशंस के लिए भी मेरा रोल रहा। आई थिंक अगली जो 2 पिक्चर्स हैं उसमें ये जो है 21 नवंबर 2006 को सब फर्स्ट ईटर काउंसिल मीटिंग हुई, एग्रीमेंट साइन। सबसे पहले तो ये था कि दिसंबर 2005 में जेजू आइलैंड है एक साउथ कोरिया में, साउथ कोरिया के दक्षिण में, वहाँ मीटिंग हुई, जो कि 1 हफ्ते बाद वो मीटिंग चली। वहाँ मैं गया था। पूरी हफ्ते भर की मीटिंग के बाद ये तय हुआ कि इंडिया को भी उस ईटर एग्रीमेंट में एडमिट किया जाएगा। जेजू आइलैंड में लोग जाते हैं हनीमूनिंग कपल्स, हम जाके वहाँ होटल में बैठ के एग्रीमेंट की डिस्कशंस कर रहे थे। तो 21 नवंबर को फर्स्ट ईटर काउंसिल मीटिंग हुई, उसमें मैं गया था। उसके बाद में इससे पिछले इसमें जो है मीटिंग्स होती रही। अभी भी ईटर काउंसिल में जो इंडिया का डेलीगेशन है उसका मैं ही मुखिया रहता हूँ। तो ये 2010 की मीटिंग में का भी एक ये पिक्चर है। अगले पिक्चर दिखाएंगे जरा। हाँ, हाँ, जी। ये जी, बोलिए। 2010 में मीटिंग थी जिसमें मैं गया था कि सारे देशों के हेड ऑफ डेलीगेशन हैं, ईटर के डायरेक्टर जनरल, ईटर काउंसिल के चेयरमैन। अभी भी मैं अगले सप्ताह फिर से वहाँ जा रहा हूँ मीटिंग के लिए, काउंसिल मीटिंग के लिए, जो कि साल में 2 बार होती है। इसके साथ मैं अभी भी जुड़ा हुआ हूँ और भारत जुड़ा हुआ है, अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है इसमें। एंड उसके बाद जो है ईटर हुआ। ईटर के साथ में इंटरनेशनल कोऑपरेशन के ऊपर बहुत डिस्कशन हुई सब देशों के साथ, डिस्कशन यूएसए के साथ, रशिया के साथ और फ्रांस के साथ। एग्रीमेंट साइन हुए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ डिस्कशन हुई। उसके बाद 2008 में फिर जो इंटरनेशनल रिजीम है जिसके तहत इंडिया को वो अलाउ नहीं कर रहे थे बाहर से कुछ भी इम्पोर्ट, यूरेनियम इम्पोर्ट करना, हमने सब तकनीक हमने डेवलप कर ली है कि यूरेनियम हमारे पास ज़्यादा नहीं है, हमारे देश में ज़्यादा नहीं है, उसको बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है। नाउ वी आर एबल टू इम्पोर्ट यूरेनियम बिकॉज ऑफ द चेंज विच टुक प्लेस इन 2008। वो एक बहुत ही, क्या कहना चाहिए, ऐसा एक पीरियड था कि एक तरफ होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट एज ए यूनिवर्सिटी लेवल इंस्टीट्यूट में एस्टेब्लिश करने में लगा हुआ था, और दूसरी तरफ ये इंटरनेशनल नेगोशिएशंस, कभी वियना, कभी पेरिस, कभी मॉस्को, कभी वाशिंगटन, कभी ओटावा, कभी टोक्यो, वहाँ घूम रहा था। और मेरे साथ कई लोग जुड़े हुए थे इस काम के लिए, और एटॉमिक एनर्जी से भी और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से भी। और जो सबसे जो मेन ग्रुप था डील करने के लिए, उस समय तत्कालीन फॉरेन सेक्रेटरी श्याम सरन चेयरमैन थे, और डिप्लोमेट जयशंकर जो आजकल फॉरेन मिनिस्टर है, एक वो मेंबर थे फ्रॉम डिप्लोमेटिक पार्ट के लिए और साइंटिफिक पार्ट के लिए मैं मेंबर था। हम तीनों लोग जो हैं दुनिया भर में हमें जाना पड़ता था, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि अभी हम जो है हमारा देश यूरेनियम इम्पोर्ट कर सकता है। तो इसी तरीके से HBNI भी बनाया गया, वो भी एक बहुत ही उसमें भी कई ऐसे मुद्दे थे जिसको एक एक करके सुलझाया, एंड जिसको सुलझाने की वजह से अभी वो HBNI जो है एक
बड़ी रॉबस्ट यूनिवर्सिटी बन गया, रिसर्च यूनिवर्सिटी बन गया है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बन गया कि हर साल 250 लोग यहाँ पर पीएचडी पूरी कर पा रहे हैं। जी, होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, बहुत बहुत बड़ा योगदान है आपका। रवि जी, इन सब चीजों के लिए आपको बहुत सम्मानित भी किया गया और हम हाँ कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहते हैं। हाँ, ये पिक्चर है कि इंडियन न्यूक्लियर सोसाइटी का 2006 का अवार्ड मुझे मिला था, लेकिन उन दिनों मैं इतना बिजी चल रहा था कि जिस समय अवार्ड सेरेमनी थी मुझे वियना में इंडिया का सेफगार्ड एग्रीमेंट डिस्कशन के लिए 2007 में मीटिंग में वहाँ जाना था। तो फिर मैंने फिर कि ऑन माई बिहाफ रजनी जी अवार्ड ले रही हैं प्रोफेसर रामाराव, जो कि उन दिनों में आईएनएस के चेयरमैन थे। ये हैदराबाद में फंक्शन था, तो बस वही था कि मैं इधर से उधर जाता रहता था, कहीं भी जाने का बाकी मौका नहीं मिलता। जी, इसके बाद ये भी है आपके। ये अवार्ड हाँ दिसंबर 2008 में था। तब तक ये सब कुछ ओपन हो चुका था, इंडिया का ईटर में एडमिशन हो गया था और इंटरनेशनल सिविल न्यूक्लियर ट्रेड इंडिया से शुरू हो चुका था। तो ये बाहर बाहर भी दूसरी संस्थाओं में इस बात का नोट किया। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियर्स वाले हर साल हर 2 साल में एक फंक्शन करते हैं। तो उनकी कॉन्फ्रेंस थी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, जहाँ उन्होंने मुझे धीरूभाई अम्बानी ओरेशन अवार्ड के लिए बुलाया गया। तो यहाँ पर डॉक्टर किदवई जो उस समय हरियाणा के गवर्नर थे, वो अवार्ड साइटेशन दे रहे हैं और बीच में प्रोफेसर सोपती है, उन दोनों वाइस चांसलर थे पंजाब यूनिवर्सिटी के, वो खड़े हुए हैं। जी, तो बहुत बहुत खुशी हो रही है आपके सारे इतना अच्छा लग रहा है सब पिक्चर्स भी देखकर। जी, ये बहुत ही बढ़िया, जो सब कुछ जो उन्होंने न्यूज़पेपर्स में ये आ रहा था सबके नाम से कि इसने ये किया, क्या क्या कंट्रीब्यूशन थी। तो ये जो है दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एल्यूमिनी एसोसिएशन ने भी इस चीज़ को नोट किया। तो मैं उस समय मेंबर भी नहीं था, सबसे पहले उनके फ़ोन आने शुरू हुए कि आप मेंबर बनिए। मैं उसका मेंबर बना, तो उन्होंने मुझे फिर डिस्टिंग्विश्ड एल्यूमिनस अवार्ड दिया, ये 7 फरवरी 2009 को। तो उन दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के थे श्री तेजेंद्र खन्ना, वो ये ट्रॉफी दे रहे हैं उस 7 फरवरी को। ये पीएचडी की थी इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस बैंगलोर से। तो बैंगलोर में उन्होंने मुझे वो भी डिस्टिंग्विश्ड एल्यूमिनस अवार्ड देते हैं पीरियडिकली। ये प्रोफेसर बलराम हैं जो उन दिनों आईआईएससी के डायरेक्टर थे, वो साइटेशन दे रहे हैं। 2011 में उन्होंने डिस्टिंग्विश्ड एल्यूमिनस अवार्ड दिया था, ये बैंगलोर में था ये। जी, ये आपका कोई सर्टिफिकेट? जी, ये सबसे ही महत्वपूर्ण अवार्ड था। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हर 2 साल के बाद उन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देता था। ये 2011 का अवार्ड था, जो कि 2013 में एक फंक्शन करके प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने मुझे दिया था। और इसका जो साइटेशन था वो बहुत ही बढ़िया था। तो सब कुछ इसमें रिकॉग्नाइज किया गया, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर इंजीनियरिंग towards national initiative to control nuclear trades and further development of framework for governance of nuclear power and human resource development। ये उसके आगे भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, बट समरी इसकी यही थी कि सब कुछ उन्होंने एक ही 2 लाइनों में सब कुछ ये लिखा था। और जी, बहुत बहुत ग्रेट अचीवमेंट। हाँ, ये प्राइम मिनिस्टर जो है अवार्ड दे रहे हैं, जो उन दिनों कैबिनेट सेक्रेटरी थे वो पीछे खड़े हुए हैं। ये फंक्शन प्राइम मिनिस्टर के घर में हुआ था। उन दिनों रेस कोर्स रोड था, आजकल का नाम लोक कल्याण मार्ग हो गया है। तो ये उनके घर में था। और मज़े की बात ये थी कि उन्होंने मुझे पास दिए कि जिसको भी बुलाना हो बुला लो। तो में सारे रिश्तेदार, ये प्राइम मिनिस्टर साइटेशन दे रहे हैं और दिल्ली में सारे जो रिश्तेदार थे मैं सबको पास बांट दिए कि आ जाओ। तो सबको लेके चला गया था। सब लोग बहुत ही खुश थे कि
प्राइम मिनिस्टर के घर में जाने को एक जाने मौका को मिला। मिला। जी, जी। हाँ, ये ये जो है सारे आपकी फैमिली है। सारी ऑलमोस्ट सभी लोग हैं, मेरे बड़े ब्रदर, छोटी बहन, छोटे ब्रदर की वाइफ, मेरे वाइफ के दोनों ब्रदर, उसकी वाइफ, मेरी वाइफ, सब लोग इस पिक्चर में हैं। तो वाह! दिस वाज वेरी, मतलब पूरी फैमिली की पिक्चर होगी। बाकी लोग जो अवार्ड विनर्स, 3 अवार्ड विनर्स और भी थे, लेकिन उनकी फैमिलीज़ कहीं दिल्ली में कोई फैमिली मेंबर नहीं थी, तो वो किसी को नहीं ला पाए। मैं सबको वहाँ लेके चला। वाह! बहुत-बहुत बड़ी बात है। उनको भी कितना प्राउड हो रहा होगा, कितना गर्व हो रहा होगा। जी, हाँ, ये ये आपने पहले बताया, पहले ही पद्मश्री 2014 में, ये प्रणब जी, मुखर्जी जो है, ये जो 2014 में ये अवार्ड दिए। बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा लगा। आज हमको भी बहुत गर्व हो रहा है कि आप हमारे बीच में आज पधारे हैं और हमें बहुत खुशी हुई सारे फ़ोटोग्राफ्स देख कर के। अ, आपने ये जो इनिशिएटिव्स लिए, इनके बारे में क्या आपने कहीं लिखा है कि जिससे कि हमारी अगली जो जनरेशन है, उनको थोड़ा-सा लाभ मिल सके? आपके अनुभवों से वो लाभान्वित हो सकें? हाँ, मैंने कई जगह इसके ऊपर लेक्चर दिए हैं। जी, जैसे एक दिल्ली में जो डिप्लोमेट्स हैं, इंडियन डिप्लोमेट्स हैं, उनकी एसोसिएशन है, उनको लेक्चर दिया। सारे डिप्लोमेट्स जो थे, रिटायर्ड भी जो थे, वो भी सुनना चाहते थे सब कुछ कैसे किया गया। तो एक दिल्ली में फंक्शन था इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, वहाँ एक लेक्चर दिया। फिर कुछ रिसर्च जर्नल्स में पेपर्स भी लिखे। और एक संस्था है RIS, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ग्रांटेड एड इंस्टीट्यूशन है, उनकी तरफ से उन्होंने मुझे बुलाया कि आप एक लंबा पूरी डिटेल में रिपोर्ट लिखिए। वो पूरी डिटेल में रिपोर्ट लिखी, जो कि मे बी दैट रिपोर्ट में भी अराउंड 80,000 90,000 वर्ड्स की वो बड़ी रिपोर्ट है, जिसमें सब जो तकनीकी मुद्दों को बहुत ही विस्तार से उसको लिखा, ताकि आने वाले साइंटिस्ट, आने वाले डिप्लोमेट्स सब उसको पढ़ सकें और देख सकें वो क्या है। आई थिंक रिपोर्ट का फ्रंट कवर मैंने आपको दिखा था मेरे ख्याल शायद। से है मेरे पास, हाँ जी, दिस वन। ये जो है उनका एक RIS जो इंस्टीट्यूट है, उनकी एक साइंस डिप्लोमेसी केस स्टडीज का रिपोर्ट है। एक फोरम है जिसपे वो लेक्चर देते हैं, रिपोर्ट्स लिखते हैं। ये फोरम उन्हीं दिनों शुरू किया गया था, ये उनकी सेकंड रिपोर्ट थी। सो आई टाइटल्ड इट डिप्लोमेटिक ट्रायम्फ बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ इन साइंस। तो हमारे देश में साइंटिफिक स्ट्रेंथ है, इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ है, एकेडमिक स्ट्रेंथ है, उसके बेसिस पे हम दुनिया को कन्विंस कर पाए अपने पॉइंट ऑफ व्यू को। तो इट वाज बोथ डिप्लोमेसी एंड साइंस टुगेदर गोइंग ऑन, जिसकी वजह से जो है रिजम्पशन ऑफ इंटरनेशनल सिविल न्यूक्लियर ट्रेड पॉसिबल हो सका 2008 में। तो इस रिपोर्ट में वो सब कुछ लिखा है, ताकि बाकी लोग इसको पढ़े पढ़ और सकें, समझ सकें। जी, रेफ़र कर सकें। बहुत, बहुत बड़ा कॉन्ट्रिब्यूशन, बहुत अच्छा। एक फ़ोटोग्राफ और है हमारे पास, इसको अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे? ये था 2016 में। एक पहले दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एलुमनी एसोसिएशन ने मुझे अवार्ड दिया, डिस्टिंग्विश्ड एलिमेंट्स अवार्ड। बाद में उन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी देना शुरू किया। तो ये 30 जनवरी 2016 को दिल्ली में एयरफोर्स ऑडिटोरियम में फंक्शन था, जहाँ पर ये अवार्ड मुझे दिया गया। एक और ट्रॉफी दी गई, जिसमें पीछे मनीष सिसोदिया हैं, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे उस समय और अभी भी वही हैं दिल्ली के, उन्होंने दिया। तो इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि उन दिनों न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट एक मार्च 2016 में होनी थी, उसकी तैयारियां चल रही थी। ज़्यादातर ये समिट 2010, 2012, 2014, 2016 4 समिट्स हुई हैं अभी तक। तो चारों समिट्स के लिए इंडिया से जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो शेरपा थे और मैं सू शेरपा था। तो शेरपा और सू शेरपा का काम ये रहता है कि फाइनल समिट के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उस सबको तैयार करना, सबके उसके ऊपर डिस्कशन हुई। हर एक समिट से पहले 5-6 मीटिंग हुई।
जो 2016 की जो मार्च की समिट थी उससे पहले सैन फ्रांसिस्को के पास में ये मीटिंग थी। मैं वहाँ से आया, 5 या 6 बजे के करीब फ्लाइट दिल्ली पहुंची और वहाँ से सीधा एयरफोर्स ऑडिटोरियम वहाँ पर ये अवार्ड लेने के लिए। तो इस तरीके से सारा चलता रहा। तब 2016 तक बस कुछ पता नहीं रहता था मुझे, इधर उधर इतना बहुत ज़्यादा जाना पड़ता था। ये 2016 में बस मैं आई थिंक फ्लाइट 4:30-5 बजे आई और 7 बजे फंक्शन। बहुत टाइट शेड्यूल था, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छी स्टोरी भी आपकी सुनने को मिली इसके पीछे। होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट एचपीएनआई के बारे में कुछ और शेयर करना चाहेंगे आप? हाँ, उसके बारे में भी मैंने लिखा है, कई कुछ लिखा है, रिसर्च पेपर्स लिखे हैं ताकि सब लोग जो हैं उनको पढ़ सकें। एक बेंगलोर से हमारा एक जर्नल आता है, करंट साइंस इंडिया का जर्नल है, उसमें पेपर्स लिखे हैं। न्यूज़पेपर्स में भी लिखा है, कई बुक्स में चैप्टर्स भी लिखे हैं, जिसमें पूरा जो है होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट क्या है, कैसे इसकी स्थापना की गई, क्या इसका एक यहाँ मैं बात कहना चाहूँगा कि हर एक यूनिवर्सिटी का एक करिकुलम रहता है, जो कि वो प्रिंट करते हैं, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसके बारे में सब कुछ सबको मालूम रहता है। उस करिकुलम के अलावा हर एक यूनिवर्सिटी का एक हिडन करिकुलम होता है, जो कि लिखा नहीं होता। जो है उस यूनिवर्सिटी का जो वैल्यू सिस्टम है, जो स्टूडेंट्स जो हैं, जो विद्यार्थी हैं, जब प्रोफेसर से बात करते हैं, उनको जो मैसेजेस मिलते हैं, जब वो हॉस्टल में आपस में डिस्कस करती हैं, वहाँ जो मैसेजेस मिलते हैं उसको हिडन करिकुलम कहते हैं। होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट का हिडन करिकुलम क्या है कि everyone should work on problems relevant to national development. Everyone should work on instruments and equipment developed in India. Everyone should work and stay in India. ये हमारा हिडन करिकुलम रहता है HPNI में, तो इसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा यहाँ। हाँ, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आप पूरा राष्ट्र, सॉरी मेरा माइक म्यूट कर दिया था। मैं कह रही हूँ पूरे राष्ट्र हित और पूरी राष्ट्र सेवा के लिए लगा हुआ है एचपीएनआई, और बहुत गर्व हो रहा है इस बात पर। बहुत अच्छा लगा ये आपने जो शेयर किया इसको सुन करके। और स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए आपका क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे उनको? छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश मेरा ये रहेगा कि एक बात का ध्यान रखें कि ये कभी मत सोचें कि अब उन्होंने एक डिग्री ले ली है तो उनका काम पूरा हो गया। जिस तरीके से आजकल सब कुछ बहुत ही जल्दी ऑब्सोलीट होता जा रहा है, ऑब्सोलीसेंस जिसे कहते हैं, अब प्रचलन जिसका कहेंगे, वो हो रहा है हर एक विषय का। उसके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जो पढ़ाई है उसको ये सोचें कि ये सिर्फ यूनिवर्सिटी के दौरान ही नहीं करना है, इट हैज़ टू बी ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अभी एक कहा जाता है कि जो कुछ भी जो लोग से कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, जो 4 साल डिग्री कोर्स में वो पढ़ते हैं, वो 2 साल में ऑब्सोलीट हो जाता है। इस तरीके से डेवलपमेंट्स आगे हो रही हैं। तो सबसे पहला तो मैं स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को ये कहना चाहूँगा कि लर्निंग हैज़ टू बी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। पूरी ज़िंदगी भर आपको अगर अप टू डेट रहना है अपने विषय में, तो पढ़ाई कभी भी बंद नहीं होगी, उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि आपके करियर, आपने से लेटर से इलेक्ट्रॉनिक्स में या मैकेनिकल में या केमिकल इंजीनियरिंग में या फिजिक्स या केमिस्ट्री में पढ़ाई की, बाद में जब आप एक्चुअल लाइफ में काम करेंगे तो जो प्रॉब्लम आपके सामने आएगी, जो प्रॉब्लम का आपको ये कहना ये पार्ट फिजिक्स का है, ये केमिस्ट्री का है, मैकेनिकल का, वो नहीं हो सकता। प्रॉब्लम, पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। तो जितने भी रिलेटेड सब्जेक्ट हैं उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
जो अलग अलग विषयों में हमने डिवाइड किया है नॉलेज को, ये तो इसलिए किया गया कि ताकि हम कुछ पढ़ पाएँ तो बिल्कुल कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन जब एक्चुअल जॉब में जाएंगे तो वहाँ पर विषय जो है अलग अलग नहीं होते हैं, वो तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। शायद किसी प्रॉब्लम में आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग लगेगी, कहीं फिजिक्स लगेगी, कहीं केमिस्ट्री लगेगी, तो आपको रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, जिस एरिया में भी आप स्पेशलाइज करते हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि मुझे बहुत लेट इन द कैरियर न्यूक्लियर लॉ पढ़ना पड़ा, क्योंकि वो रिलेटेड टॉपिक है कि कभी भी आपको इस बात की आवश्यकता पड़ सकती है और आपको इस बात के लिए ओपन रहना चाहिए कि यस, जो भी विषय सामने आएगा आप उसकी पढ़ाई करेंगे, और पढ़ाई जो है एक लाइफ लॉन्ग चलती रहनी चाहिए। एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। हर समय बैठे रहना जो है वो नहीं है, चाहे आप योगा करें, चाहे आप टेनिस खेलें, बैडमिंटन खेलें, हॉकी खेलें, दौड़ लगाएं, वॉक कर, सुबह सैर करें। ये एक्सरसाइज जो है वही आपको इस बात में सहायक होगी कि आप अपना काम कर पाएंगे, उसके बिना आपकी बात नहीं होगी। मैं अभी अपनी इस उम्र में भी जो योगा भी कर लेता हूँ, चल भी लेता हूँ, दौड़ भी लेता हूँ, सब कुछ करता रहता हूँ। तो दिस इज समथिंग विच इज स्टूडेंट्स को ये याद रखना पड़ेगा कि सिर्फ बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। बहुत अच्छा मैसेज, और आपकी एक तस्वीर है हमारे पास, ये Yes, सारे ये दर्शक देख रहे हैं कि जी बताएं। हाँ, ये जुलाई 2018 में हिल्सबोरो ओरेगन यूएसए में नाइकी शूज जो बनाती है उनका हेडक्वार्टर में वो रेस करते हैं, एक गवर्नमेंट रेस 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर रेस में पास किया था। और इसमें रेस मजेदार है कि इसमें टाइमिंग भी आ रहा है, 32 मिनट 47 सेकंड में 5 किलोमीटर। अभी हाल ही में 2 महीने पहले यहाँ पर मॉनसून रेस हुई थी 5 किलोमीटर, उसमें भी मेरा टाइमिंग लगभग इतना ही था। तो ये मैं अभी भी करता रहता हूँ, चलना, भागना, योगा, दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय रूटीन। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया स्टूडेंट्स के लिए, और मैं चाहती हूँ कि जितने भी श्रोता दर्शक आप लोग देख रहे हैं, तो जो भी आपकी फैमिली में जो स्टूडेंट्स हैं जो साइंस लेकर के पढ़ रहे हैं, उनको ज़रूर ये वीडियो दिखाइए, उनको ज़रूर सहायता मिलेगी बहुत सारी चीज़ों के लिए, उनको एक चिंतन उनका थोड़ा और विकसित होगा साइंस की दिशा में। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलकर के आज। आप सचमुच हमारे देश के लिए, समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आपने एज अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट बहुत महत्वपूर्ण कार्य करके जो देश की सेवा करी है, अभूतपूर्व है रवि बी ग्रोवर जी। हम सारे देश के नागरिकों की ओर से, इस युगानुगुंज मीडिया के पटल की ओर से आपको बहुत असीम आभार प्रकट करते हैं, जो भी आपने इतना कुछ देश के लिए किया है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े, हमारे बीच में आए, और हम लोगों को बहुत बहुत सारी अच्छी जानकारियों से आपने अवगत कराया। हमको बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के, और मुझे पूरा विश्वास है कि सब श्रोताओं के बहुत सारे मैसेज आए हैं, तो आप बाद में आप भी देख पाएंगे। और आप सबका भी बहुत धन्यवाद, जितने भी श्रोता और जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े रहे और पूरी तन्मयता से आप लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा। ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है और छात्रों के लिए विशेषकर बहुत महत्वपूर्ण है। मैं फिर से यही निवेदन करूंगी कि अपने फैमिली में, अपने दोस्तों के जो भी बच्चे साइंस लेकर के पढ़ रहे हैं, ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग लाभान्वित हो सकें इस वीडियो को देख करके। बहुत-बहुत धन्यवाद रवि बी ग्रोवर जी।